हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एपिसोड ऑफ बांग्लादेश रिएक्शंस। और आज हम बांग्लादेश इकोनॉमी से रिलेटेड एक एपिसोड देखने वाले हैं, वाई बांग्लादेश इकोनॉमी इज़ ब्लूमिंग। और मेरे हाल में एशिया में साउथ एशिया में सबसे टॉप पे इनकी इकोनॉमी है और कोरोना में भी इनकी सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी इकोनॉमी से रिलेटेड और भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, जो आपके साथ हम भी देखेंगे, हमें भी जानने को मिलेगा कि क्या क्या खबरें हैं। तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस रेगुलर वॉच करें। तो लेट्स स्टार्ट। ये जीडीपी पर कैपिटा का ग्राफ है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। 2000 में बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा करीब आधा था पाकिस्तान का और 75% था इंडिया का। और 20 साल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का फिगर क्रॉस कर लिया है और अब इंडिया का 80% है। ये हुआ है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। पर इंडिया के साथ ये गैप कम हो सकता है। जैसे साल 2020 में जहाँ इंडिया की इकोनॉमी गिरी 8% से, वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ी 3.8% से। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा बांग्लादेश की प्रोग्रेस सोशल इंडिकेटर्स में भी बहुत इंप्रेसिव रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और फर्टिलिटी रेट के मामले में बांग्लादेश दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है। 30 सालों में बांग्लादेश की पॉवर्टी रेट करीब 40% से बस 14% हो गई है। 1975 से यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की क्लासिफिकेशन दी थी, जो उनकी लोएस्ट क्लासिफिकेशन है। और उसकी प्रोग्रेस की वजह से करीब 2024 में बांग्लादेश इस क्लासिफिकेशन से ग्रेजुएट कर जाएगा। Bangladesh is graduating from the least developed country category on the basis of its achievements in human development. पर बांग्लादेश को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, लोगों ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी इंडिपेंडेंस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्सिस जॉनसन ने कहा था कि बांग्लादेश एक इंटरनेशनल बास्केट केस है, यानी कि ऐसा देश जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया था कि ये देश एक फेलियर है। कई एक्सपर्ट्स मानते थे कि ऐसा देश जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज है और वो कई सूखे से भी गुजर चुका है, वो कैसे डेवलप कर पाएगा। The country of Bangladesh is also crowded. With 82 million people, it is one of the world's most densely populated countries. Its increasing population and the shortage of food is a severe problem for the country. पर बांग्लादेश ने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। अब उसने ऐसा किया कैसे, हम इस वीडियो में जानेंगे उसके बारे में। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई। बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली थी 1971 में, जब मुक्ति बाहिनी, जो एक बांग्लादेशी आर्म ग्रुप था, उसने एक बड़ा किरदार निभाया था। और ये संभव हुआ था इंडिया के सपोर्ट से। क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना बहुत वायलेंस से हुई थी, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद उनके नागरिक की बेसिक मांग भी पूरी करना मुश्किल हो गया था सरकार के लिए। इसके अलावा 1974 में उधर एक सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा वायलेंस की वजह से करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी को इंडिया में शरण लेनी पड़ी। In this camp near Calcutta, over 2.5 million had to be fed every day. The mere distribution of food was no ordinary problem. Several organizations, Indian and international, worked ceaselessly to feed multitudes of people. इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूज की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और मुश्किल हो गई और देश में गरीबी फैलने लगी। In my country, once rich with golden grain, even a beggar gets nothing today. Oh God, what has happened to my golden Bengal? इसी वजह से बांग्लादेश बहुत हद तक दूसरे देशों की सहायता पर निर्भर करने लग गया। 1980s के दौरान बांग्लादेश का फॉरेन एड उसकी इनकम का 5% था। पर बांग्लादेश की सिचुएशन बदलने लगी और इसके पीछे थे 4 मेन फैक्टर्स। और पहला फैक्टर था फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट्स। बांग्लादेश ने वही तरकीब अपनाई जो कई और एशियन देशों ने अपनाई थी पहले, वो थी लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप दुनिया की बेस्ट शॉपिंग जगहों में जाओगे और उधर से कपड़े उठाओगे तो अच्छी संभावना है कि आपको एक मेड इन बांग्लादेश कपड़ा दिखेगा। बांग्लादेश दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कपड़ों का
बांग्लादेश की गवर्नमेंट एसोसिएशन के हिसाब से देश की 10% से ज़्यादा जीडीपी का शेयर इस इंडस्ट्री को जाता है और 1980s में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, पर करीब 30 सालों में गवर्नमेंट फैक्ट्रीज की संख्या 384 से 4000 से ज़्यादा तक बढ़ गई है। ये इंडस्ट्री डायरेक्टली करीब 40 लाख लोगों को नौकरी देती है और इनडायरेक्टली करीब 1 करोड़ लोगों को, और करीब 80% लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस इंडस्ट्री ने महिलाओं को नौकरी दी है ऐसे देश में जहाँ टिपिकली वो घर के बाहर काम नहीं करती, जिसने उन महिलाओं की जिंदगी के साथ साथ बांग्लादेश का भविष्य बदल दिया। रेचल हीथ और अहमद मुशफिक मुबारक ने एक पेपर में दिखाया कि वो महिलाएं जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करती थी वो कम बच्चे पैदा करने लगी, उनकी शादी की एज बढ़ी और उनकी एजुकेशन भी बढ़ी। जैसे उन्होंने पाया कि वो महिलाएं जो गारमेंट फैक्ट्री के पास रहती थी उनकी एजुकेशन 50% तक बढ़ गई उन महिलाओं के मुकाबले जो एक फैक्ट्री के पास नहीं रहती थी। और ये हुआ कैसे? हीथ और मुबारक कहते हैं कि ये 2 तरीकों से हुआ। पहला कि रिसर्चर्स कहते हैं कि फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन चाहिए होती है और मैथ्स की नॉलेज चाहिए होती है, और जब लोगों को पता चला कि उनके एरिया के आसपास एक फैक्ट्री बन रही है और नौकरी अवेलेबल है तो ज़्यादा संभावना थी कि वो अपनी लड़कियों को एक स्कूल में भर्ती कराते और उनकी शादी लेट करवाते। दूसरा तरीका था कि जो लड़कियाँ ऑलरेडी फैक्ट्री में काम कर रही हैं वो अपना पैसा घर वापस भेजती। अब क्योंकि परिवार में ज़्यादा पैसा था इसी वजह से ज़्यादा संभावना थी कि वो अपनी दूसरी लड़कियों को भी एजुकेशन देते। गारमेंट इंडस्ट्री का फ़ायदा बस उन महिलाओं को ही नहीं मिला जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, बल्कि बांग्लादेश की कई महिलाओं को मिला। जैसे वर्ल्ड बैंक ने दिखाया कि गारमेंट इंडस्ट्री ने फीमेल मेल वेज गैप को कम कर दिया, यानी कि जो अंतर होता है मर्दों और महिलाओं की मजदूरी के बीच सेम जॉब के लिए। और बांग्लादेश में विमेन एम्पावरमेंट करने का एक मेजर जरिया था फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि महिलाएं खुद कंट्रोल कर सकती थी कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती। और इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कई ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज़ करी, जिसमें से एक मेजर एसेट क्लास है जो एक ऐसा एसेट है जो आज भी रेलेवेंट है। और इसीलिए मैं आपको अपस्टॉक्स गोल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, पर अपस्टॉक्स गोल्ड के जरिए गोल्ड में आयल से ही गोल्ड से सेफ्टी इसमें गोल्ड में ऑप्शन में है। और अब जरूर की सबके लिए अप्लाई नहीं, बस सरकार की वजह से नहीं हुई बल्कि बांग्लादेशी एनजीओज ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। ब्राक और कई और दूसरी पॉपुलर एनजीओज ने लोगों की मेडिकल और फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करी, स्कूल्स बनाए और कई पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स भी करे। और अरविंद सुब्रमण्यन जो इंडिया के एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने बांग्लादेश की इस डेवलपमेंट को अनोखा बताया है। वो कहते हैं कि यूजुअली डेमोक्रेटिक देशों में सरकारों को पता है कि उनको पॉपुलर रहने के लिए लोगों की मदद करनी होगी, पर अगर वो ये जिम्मेदारी दूसरी संस्थाओं को दे देंगे तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि ना ही वो इलेक्शन हार सकते हैं बल्कि करप्शन करने का एक साधन भी जा सकता है। जी हाँ, तो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो देखा और सक्सेस जो बांग्लादेश की है इकोनॉमी की, उसके मेन फैक्टर्स आपको पता चले, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट और एनजीओज का हाथ और रेमिटेंसेस और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो बांग्लादेश के खुशहाली के लिए हम ज़्यादा खुश हैं और आपको मज़ीद दुआ करते हैं कि इसी तरह तरक्की करें। अभी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसी तरह होपफुली आपकी कंट्री ग्रो करती रहे। यस, वंडरफुल यार, जितना मतलब वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ था, वीडियो पे और इन्फॉर्मेशन रिसर्च वीडियो था बहुत अच्छा। और फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्री देख के अच्छा लगा, एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल एक किसी टॉपिक पे, मतलब ये नहीं कि इधर उधर की बातें यस, हर एक बात का जो था ना वो एक लिंक था रेफरेंस फ्रॉम यस। तो मज़ा आता है इस तरह की वीडियोस देखकर, होपफुली आपको भी आया होगा, आपने तो एंजॉय भी किया होगा क्योंकि आपकी कंट्री से रिलेटेड था। इसी तरह और प्रोग्रेस करते रहें और हमें भी सपोर्ट करते रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।